Good morning, students. I hope you all are fine and are paying attention to your studies at your home. So, today in English literature, we will be studying the chapter 8th of your book, that is Beginning of a Voyage. So, let's start. Let us read a travelogue written by George M. Toll about the adventures and voyages of the celebrated Portuguese explorer Vasco da Gama. So, this chapter is a travelogue. Travelogue means a piece of writing related to travel. यात्रा से जुड़ी किताबों को, कहानियों को हम travelogue बोलते हैं. So, this travelogue has been written by George M. Toll about the adventures and voyages. Voyages means journeys. एडवेंचर्स एडवेंचरस जर्नी जो कि पोर्टुगीज़ एक्सप्लोरर वास्को ड गामा ने अपने लाइफ में तय की, उन जर्नीज़ के बारे में, उन एडवेंचर्स के बारे में उन्होंने इस ट्रैवलॉग में बताया है. सो लेट्स स्टार्ट. Before we start reading the chapter, let's understand what do we mean by this term explorer. Explorer का मतलब क्या है? वास्को ड गामा क्या थे? वो एक्सप्लोरर उनको क्यों कहा जाता था? So, explorers are one who travel around little known places in order to learn about them. किसी जगह के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, उनके बारे में नई चीज़ें खोजने के लिए जो वहाँ पे ट्रैवल करते हैं, वहाँ जाते हैं, उनको हम एक्सप्लोरर्स बोलते हैं. सो वास्को ड गामा वॉज अ वेरी फेमस एक्सप्लोरर ऑफ हिज टाइम. Let's start reading the chapter now. When Christopher Columbus made his famous voyage in 1492, his purpose in venturing upon an unknown ocean was not to discover the South American continent, but to find a sea route to India. तो क्रिस्टोफर कोलंबस हु वॉज अ वेरी वेल नोन एक्सप्लोरर, उन्होंने 1492 में एक वॉयज, लंबी जर्नी जिसको बोलते हैं, वेरी लॉन्ग जर्नी और जर्नी थ्रू सी, उसको हम क्या बोलते हैं? वॉयज. सो क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में एक बहुत लंबी जर्नी सी रूट के थ्रू स्टार्ट की और उनका इतने लंबे अटलांटिक ओशन के थ्रू उन्होंने ये सी जर्नी स्टार्ट की थी. और इस अननोन अटलांटिक ओशन के थ्रू सी जर्नी स्टार्ट करने का मकसद साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को डिस्कवर करना नहीं था, बल्कि उनका मकसद था इंडिया तक पहुंचना. सी रूट के थ्रू, अटलांटिक ओशन में सी रूट के थ्रू इंडिया तक कैसे पहुंच सके, वाटरवेज के थ्रू इंडिया तक कैसे पहुंच सके, वो फाइंड करना था उनको. इवन एट द टाइम ऑफ एरिस्टोटल, there were rumors of a land beyond the Atlantic. It was suspected that the land was none other than that of India. It had been thought that India, with rich gems, spices, and other treasures, would be reached by sailing westward from Europe. So, Aristotle, who is he? He was a very ancient Greek साइंटिस्ट. तो उनके वक्त भी, उनके टाइम भी ये र्यूमर्स थे, ये अफवाह उड़ाई गई थी कि अटलांटिक के बियॉन्ड, अटलांटिक के बाद भी एक लैंड है. और ये सस्पेक्ट किया जाता था, ये सपोज किया जाता था कि वो लैंड कोई और नहीं बल्कि इंडियन कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है. इंडिया है वो कंट्री, वो लैंड इंडिया है. सो उसके बाद बहुत लंबा वक्त लगा एक्सप्लोरर्स को ये जानने में कि इंडियन कंट्री तक, इंडिया तक पहुंचने के लिए, उस इंडिया तक पहुंचने के लिए जो कि स्पाइसेस, जेम्स, ये सब से भरपूर है. इट्स नॉट जस्ट अ कंट्री बट अ ट्रेजर. तो वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें क्या करना होगा? दे वुड हैव टू सेल वेस्टवर्ड फ्रॉम यूरोप. यूरोप से उन्हें वेस्टवर्ड की तरफ सेल करना होगा थ्रू सी, तब जाके वो कहीं इंडिया तक पहुँच पाएंगे. After Columbus' voyage, it was evident that discovering India was a much more perilous task. Perilous means dangerous task than it seemed. However, inspired by Christopher's journey, the Portuguese understood that the way to India could only be found by water, not westward, but around the Cape of Good Hope. So, Christopher Columbus ने भी अपने टाइम He made 4 trips across the Atlantic Ocean and wanted to find a direct water route in western direction from Europe to Asia, but he failed. तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने टाइम पे 4 ट्रिप्स अटलांटिक ओशन के थ्रू 4 ट्रिप्स किए, सी वेज के थ्रू, सी रूट्स के थ्रू 4 ट्रिप्स किया उन्होंने. बट और चारों ट्रिप का मकसद सिर्फ एक था कि कैसे वो यूरोप से वेस्ट डायरेक्शन में, यूरोप से जा कर के वो कैसे एशिया तक पहुंच सके अटलांटिक ओशन के थ्रू. बट चारों ट्रिप्स उनके इस मकसद को पूरा करने में फेल हो गए, वो कामयाब नहीं हो पाए अपने इस मकसद पे. सो
उनके जर्नी से, उनके वॉइस से इंस्पायर होकर पोर्चुगीज़ एक्सप्लोरर्स को यह पता चल गया था कि एशिया तक पहुंचने, इंडिया तक पहुंचने के लिए सी रूट ही एकमात्र साधन है। बट अब उन्हें वेस्टवर्ड नहीं जाना था, क्योंकि कोलंबस ने वो ट्राई कर लिया था और वो फेल हो चुके थे। सो नाउ दे न्यू दैट दे हैड टू गो टू, द ओनली वे टू फाइंड टू गो टू एशिया थ्रू सी रूट वॉज थ्रू एशिया तक पहुंचने का एकमात्र साधन सी रूट ही था। बट नाउ दे वुड नॉट गो वेस्टवर्ड, इंस्टेड दे वुड गो थ्रू द केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप के थ्रू ही वो एशिया तक पहुंच सकते थे। इन द ईयर्स दैट फॉलोड 3 ships were built with heat for this endeavor, and Vasco da Gama along with his chosen sailors was entrusted to accomplish the goal. Late in March 1497, everything was ready, and it now only remained to receive the blessings of the Almighty before the sailors bid goodbye to the comforts of home and sail out upon the stormy and unknown seas. सो आने वाले कुछ सालों में पोर्चुगीज़ ने बहुत मेहनत की, बहुत रिसर्च किया, और दे वर नाउ रेडी विथ 3 ships विच वर स्पेशली बिल्ड। उनको स्पेशली अटेंशन देकर बनाया गया था ताकि वो शिप वास्को ड गामा और उनके जो उन्होंने सेलेक्टेड सेलर्स चूज़ किए थे अपने साथ जाने के लिए, इस सी रूट को फाइंड करने के लिए, इस टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए, उनको लेकर के वो 3 ships जो हैं वो जा सके एशिया फाइंड करने की खोज में, एशिया फाइंड करने की कोशिश में। Late in March 1497, everything was ready, and it now only remained to receive the blessings of the Almighty before the sailors bid goodbye to the comforts of home and sail out upon the stormy and unknown seas. So, late in March में 1497 March में everything was ready. Now the sailors along headed by Vasco da Gama, they were ready to venture upon to start the journey to रीच एशिया थ्रू अटलांटिक ओशन। और एक ही चीज़ बाकी थी, अब अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने नियर एंड डियर वंस को बाय कहना, भगवान से ब्लेसिंग्स लेना और अपने घर के सभी कंफर्ट्स को त्याग करके इस स्टॉर्मी अननोन सी के थ्रू एशिया फाइंड करने के लिए निकल जाना। अ ब्राइट संडे मॉर्निंग इन स्प्रिंग वॉज चोजन फॉर दिस पर्पस। स्प्रिंग सीजन में स्प्रिंग सीजन संडे की सुबह को चूज़ किया गया ये जर्नी स्टार्ट करने के लिए। द नैरो स्ट्रीट्स एंड स्पेशियस स्क्वायर्स ऑफ लिस्बन वर फुल ऑफ एक्साइटेड पीपल। तो जिस दिन वो जर्नी स्टार्ट करने वाले थे, जिस दिन वो सबको गुड बाय बोल के अपनी जर्नी पे जाने वाले थे, उस दिन जो सारी स्ट्रीट्स थी, सारे जो स्क्वायर्स थे, स्क्वायर्स मीन्स द ओपन स्पेसेस ऑफ द टाउन, सब लोगों से, एक्साइटेड पीपल से, जो उनको गुड बाय बोलने, बेस्ट विशेस देने के लिए आए थे, वहाँ उनसे भर चुके थे। इन द स्क्वायर वेयर स्टूड द एंशियंट एंड स्टेटली कैथेड्रल, द क्राउड वॉज मोस्ट डेंस। द किंग एंड द क्वीन ऑफ पोर्चुगल, द नोबलमेन, द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, द मॉन्क्स एंड द प्रीस्ट bearing wax candles had all gathered to pray for the success of Vasco da Gama's voyage to India. तो उस दिन, that Sunday morning, the whole city, the whole people of the entire city, along with the important people like the king and queen of Portugal, the noblemen, all the important officers, the priests who were holding wax candles in their hands, everyone was present at the shore of the sea. सब सी के किनारे इकट्ठा हो गए, so that they can pray and give their best wishes to the sailors who were about to begin their journey. After the prayers were said, the enthusiastic crowd moved towards the ships. Vasco da Gama mounted a horse and put himself at the head of the crowd. By his side rode Paulo and Nicholas, his fellow sailors. At the wharf where the ships lay moored, Vasco da Gama was welcomed to the command of his little fleet. Overwhelmed by emotion, so many people began weeping that this place was later termed as the shore of tears. So after the prayers were said, सबने prayers कर लिए, सबने good wishes दे दिए sailors को। The enthusiastic crowd, जो excited crowd थी, जो लोग बहुत ज़्यादा excited थे उनको अपनी journey start करते हुए देखने के लिए, they all moved toward the ships. वो सभी, वो जो 3 ships ready किए गए थे sailors को ले जाने के लिए, sailors को voyage के लिए help करने के लिए, उन ships के around जाके इकट्ठे हो गए, खड़े हो गए। And
देन वास्को द गामा माउंटेड ऑन हिज हॉर्स, अपने हॉर्स के ऊपर खड़े होकर उन्होंने सारे क्राउड का धन्यवाद दिया, सबको थैंक यू बोला, सबकी ब्लेसिंग्स ली, सबके गुड विशेस लिए। एंड उनके जो फेलो सेलर्स थे उन्होंने भी सबको थैंक यू बोला। नाउ एट द वाफ, वाफ किसको बोलते हैं? एन एरिया वेयर शिप्स आर अटैच टू द लैंड थ्रू अ केबल और एन एंकर, उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे शिप्स को लैंड से अटैच करके रखा जाता है एक केबल के थ्रू, एक वायर के थ्रू। जैसे ही उस केबल को छोड़ा जाता है, निकाला जाता है, वैसे शिप्स जो है सी में सेल करने लगते हैं। सो वहाँ पे उस एरिया के पास वास्को ड गामा वॉज वेलकम टू द कमांड ऑफ हिज लिटिल फ्लीट, वहाँ पर सभी लोगों ने वास्को ड गामा का वेलकम किया। नाउ सारे जो लोग थे इतने ज़्यादा भावुक हो गए थे क्योंकि ये बहुत बड़ी जर्नी होने वाली थी, बहुत मुश्किल जर्नी होने वाली थी और बहुत कुछ नया पता लगने वाला था। इसके बाद लाइफ्स चेंज होने वाली थी लोगों की। सो एवरीवन वाज सो ओवरवेल्म्ड, सो फुल ऑफ इमोशंस दैट दे बिगैन टू वीप, सब रोने लगे। एवरीवन वाज वेरी इमोशनल, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी और इतने सारे लोग एक साथ रो रहे थे कि इस जगह का नाम ही पड़ गया क्या? द शोर ऑफ टीयर्स। Shore means kinara. So the place was known as the shore of tears. Vasco, seeing that all was ready, gave the signal for departure and the ships embarked on one of the greatest historical quests of all times. What followed were days and nights of adventure and life-changing events. Embarked means left, began, शुरुआत करना. A quest means mission. So देख करके, ये देख करके कि अब सब कुछ रेडी था और अब वो वास्को अपने फेलो सेलर्स के लिए अब अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। वास्को डी गामा ने सिग्नल दिया डिपार्चर का, मतलब अब सेल करने के लिए, अब शिप्स को वॉर्प से छोड़ने के लिए, मतलब वहाँ से केबल को वहाँ से शिप्स में से निकालने के लिए और शिप्स को अलाउ करने के लिए, सेल करने के लिए। एंड यहाँ से जो सबसे बड़ी हिस्टोरिकल जर्नी थी, सबसे बड़ी हिस्टोरिकल मिशन थी एशिया तक पहुंचने के लिए, सी रूट फाइंड करना, वो शुरू हो गया। और इसके बाद सेलर्स के साथ सिर्फ वेरी एडवेंचरस डेज एंड नाइट्स एंड लाइफ चेंजिंग इवेंट्स ने उनका पीछा किया। सो दैट्स ऑल। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। नाउ योर होमवर्क इज़ टू pronounce all the difficult words and write them in your copies. So that's all for today. Thank you.